दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3 मंत्री, 17 नौकरशाह और 40 किसान, तकरीबन 4.5 घंटे तक जद्दोजहद। लेकिन सरकार की रणनीति उस चौसर पर अब काम करने लगी है जिस चौसर को उसने यह सोचकर बनाया है कि क्यों नहीं अब ऐसे मुद्दों को बीच में ले आया जाए जिन मुद्दों के आश्रय किसानों के भीतर जो छोटे और सीमांत किसान हैं वह अपने घर लौटें, वह कानूनों की बुराई ना करें, कानूनों को वापस लेने का जिक्र ना करें, उनके सामने जो मुश्किल है उसे कम से कम उस कोहरे को हटा दिया जाए। तो सरकार की रणनीति बहुत साफ थी। 2:30 बजे से चर्चा शुरू हुई, 7 बजे तक चर्चा चली। उस बीच में जो भोजन पानी की व्यवस्था थी उसमें भी पहली बार सरकार के मंत्री किसानों के साथ ही शरीक हो गए, जिससे संवाद बना रहे, संवाद टूटे नहीं, मैसेज जाता रहे। इसीलिए जो उन किसानों को अभी से डर है कि आने वाले वक्त में जो पावर को लेकर जो कानून यानी बिजली को लेकर जो कानून आने वाला है उसमें सिंचाई को लेकर जो सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिलती है वह नहीं मिलेगी। सरकार ने बहुत साफ कहा यह कानून आया नहीं है और इस कानून को बनाते वक्त हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे कि आपको सिंचाई के लिए जो सब्सिडाइज रेट मिलता है वो मिलता रहे। यानी उन किसानों की मुश्किल यहां पर हल हो गई जो सोच रहे थे कि क्या इस आंदोलन के साथ जुड़कर आने वाले वक्त में बिजली की सब्सिडी खत्म करने की जो सोच है उसके लिए भी आंदोलन करें, उनको दरकिनार किया गया। दूसरी स्थिति, सरकार की रणनीति बहुत साफ थी कि जो इन्वायरमेंट ऑर्डिनेंस आया गया है जिसमें पराली को लेकर बड़ी तौर पे फीस भी वसूली जाने का जिक्र है और सजा का भी जिक्र है, उसको सरकार वापस ले लेगी। तो खास तौर से जो कैश क्रॉप उपजाते हैं उनके सामने यह मुश्किल लगातार आती है और खास तौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है जहां गन्ना होता है उस इलाके के किसानों ने राहत की सांस ली कि चलिए पराली को लेकर तो कानून पे सरकार की सहमति है, अब हमें कोई दंड नहीं देना पड़ेगा, जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो वह किसान भी थोड़े से अलग हुए। यानी कैश क्रॉप, छोटे और सीमांत किसान, ये 3 कैटेगरी को जब बांटिएगा तो वह इस आंदोलन के साथ क्यों जुड़े हैं यह सवाल वो खुद से अब करना शुरू करें। सरकार यह चाहती है, सरकार इसीलिए इस बातचीत को लंबा खींच रही है। इसीलिए ध्यान दीजिए, पहले दिन से लेकर अभी तक एमएसपी पर उसने कानून बनाने का जिक्र कभी नहीं किया। सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने के लेकर एक शब्द भी कभी नहीं कहे। किसान पहले दिन से इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है या जो कैश क्रॉप किसान उपजाते हैं या फिर जो छोटे और मंझोले किसान जिनकी जिंदगी बिना खेती के चल नहीं पाएगी, 2 जून की रोटी ही मुहैया उसी से होती है, तो क्या वो घर लौटेंगे अगर गाहे बगाहे इस आंदोलन में कहीं शरीक भी हैं? तो 2 कानूनों के जरिए एक मैसेज दिया गया। तीसरा मैसेज बहुत साफ था कि जो भी मुश्किल आपको आ रही है, इन 2 कानून जो बनाए गए हैं नए और एक जो संशोधन का कानून बनाया गया है उसको लेकर क्यों नहीं एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी जाए। यह कमेटी हर मौके पर चर्चा करती रहेगी। आंदोलन वापस लीजिए, कमेटी चर्चा करेगी और एक एक करके तमाम निदान लाए जाएंगे, क्योंकि सरकार तो आप ही ने बनाई है, किसान तो सरकार के दिल में बसता है। तो क्यों यह अविश्वास की स्थिति है? और यह इतनी शालीनता के साथ और रणनीति के तहत कहा गया, किसान बेहद शालीनता के साथ सारी चीजों को आज सुनते रहे। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, जो पहले दिन की स्थिति थी वह आज भी स्थिति है। साल बीतने को आ गया और अब नए बरस में पहली चर्चा होगी 4 जनवरी को। तो क्या 4 जनवरी को एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर सरकार का रुख लचीला हो जाएगा? क्या वाकई जो 3 कानूनों का जिक्र है उसको वापस ले पाने की स्थिति में होगी, या संशोधन का कोई ऐसा पिटारा सरकार खोज लेगी जिसके बाद कहा जाएगा नहीं नहीं सब ठीक हो गया? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका जवाब बेहद आसान है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने आज अपनी चर्चा के भीतर यह भी किसानों से कहा कानून यूं ही आसानी से नहीं बनते हैं। यूं ही कानून बनाकर कृषि सुधार की दृष्टि सरकार ने नहीं अपनाई है, उसके पीछे एक बड़ी लंबी समझ है और उस समझ को तत्काल में किसान नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें जब इंप्लीमेंट होगी तो समझ पाएंगे। अब सवाल यहीं से आता है कि सरकार जो पर्दे के पीछे सोच रही है, किसान
जो शालीनता के साथ दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठकर 4.5 घंटे तक मशक्कत तो करते रहा और उसके सामने 4 जनवरी के इंतजार करने के अलावे कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन क्या वाकई किसान क्या सोच रहा है? किसान के जहन में बहुत साफ है, वो जान चुका है कि एमएसपी उसे नहीं मिलेगी और यह मौका आंदोलन का है। अगर उसने सरकार से कानून में एमएसपी को तब्दील करा लिया तो शायद उसकी जिंदगी बन जाए। जो 3 कानूनों का जिक्र है उसमें संशोधन की दृष्टि में चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र हो, चाहे वो अपने तरीके से कानूनी कार्रवाई के लिए किसान के सामने भी अदालत के दरवाजे खुल जाएंगे, इसका जिक्र हो, इनको लेकर सरकार अगली खेप में संशोधन का जिक्र करेगी, लेकिन एमएसपी पर कोई भी आधार पे कोई बातचीत नहीं होगी। यह आज आप लिख लीजिए। उसकी वजह बहुत साफ है और जिन 3 कानूनों को लाया गया और सरकार ने जब यह कहा कि एक लंबी प्रक्रिया है, तो यह समझना होगा कि सरकार के जो रिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत सरकार से 3 क्षेत्र में रिफॉर्म करने को कहा था। एक लैंड रिफॉर्म, दूसरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तीसरा लेबर रिफॉर्म। सरकार ने मजदूरों को लेकर भी कानून बना दिया है इस दौर में। उस पर अभी तक सबकी आंखें नहीं गई हैं कि किस तरीके से हायर एंड फायर की स्थिति में अब तमाम कंपनियां आ गई है, आप अदालत नहीं जा सकते हैं। किस स्थिति में काम के घंटे बढ़ गए हैं, इस दिशा में अभी मजदूरों ने सोचना बंद नहीं किया है, क्योंकि लड़ाई तो 2 जून की है। तो काम के हिस्से बाद में दिखाएंगे, लेकिन आईएमएफ के साथ मिलकर जो लेबर, लैंड और एग्रीकल्चर के रिफॉर्म का जिक्र है, उसमें इन बातों को समझने की जरूरत है कि दुनिया में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी हमेशा से चाहते हैं कि प्लेयर्स उसके सामने क्लियर रहे, उनको किनसे बात करनी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आके यहाँ के किसानों से बात नहीं करेंगे, यहाँ के लैंड होल्डर से बात नहीं करेंगे, यहाँ के लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट से बात करेंगे। जो भी चुनी हुई सरकार है उससे बात करेंगे। चुनी हुई सरकार के सामने भी मुश्किल है कि जो इस देश के भीतर में किसान मजदूर हैं, उनकी तादाद तकरीबन 26 करोड़ 30 लाख है। इसमें से जो किसान होल्डिंग किए हुए जमीन, उसकी तादाद छोटे बड़े सभी मिला दीजिए तो उसकी तादाद तकरीबन 5 करोड़ है। जो किसान मजदूर है, छिटपुट किसानी करता है, मजदूरी करता है, ये लगभग 7 करोड़ 30 लाख है और 14 करोड़ ऐसे हैं जो सिर्फ मजदूर हैं। लेकिन इसके अलावे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी तादाद इस देश में लगभग 49 करोड़ है, 49 करोड़ लोग हैं। रिफॉर्म जब लाया जाएगा तो सरकार के जहन में बहुत साफ है कि मौजूदा वक्त में जो कंपनियां, जो कॉरपोरेट, जो इंडस्ट्री काम कर रही है, हमें लगता है उसका भी एक खाका देख लीजिए आप। तब आप समझ पाएंगे कि सरकार ना तो 3 कानून वापस लेगी, ना एमएसपी पे कानून बनाएगी। दाएं बाएं का जिक्र वो कर रही है और यही करेगी। इस देश के भीतर में जो एग्रो कंपनीज है, उसमें जो लार्ज स्केल पे काम करती है, ऐसी 12 कंपनियां हैं। जो मीडियम स्तर पे काम करती है वैसे 69 कंपनियां हैं और लगभग 260 छोटी कंपनियां हैं। सिर्फ एग्रो कंपनीज जो हैं, जो सीड और फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें बड़ी कंपनियों की तादाद लगभग 21 है, 310 मीडियम कंपनी है, 680 छोटी कंपनियां हैं। इसके अलावे आइए ट्रैक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उससे जुड़ी हुई कंपनी, जो बोरवेल के लिए जो देते हैं इक्विपमेंट्स उनसे जुड़ी हुई कंपनी, इनकी तादाद इस देश में लगभग 175 से ज्यादा है। और जो इंश्योरेंस भी देते हैं, जो फसल बीमा देते हैं, उससे जुड़ी हुई कंपनियां भी जो इस देश के भीतर में है, वो 12 टॉप मोस्ट है और उसमें सिर्फ एक भारत सरकार की कंपनी है। इन सभी कंपनियों में जितने लोग काम करते हैं उनकी तादाद तकरीबन 1.5 लाख के लगभग है, जो कर्मचारी काम करते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से। लेकिन इनका जो टर्नओवर है, उस टर्नओवर को अगर आपको समझना हो तो आप कुछ कंपनियों के नाम से समझने की शुरू कीजिएगा अगर, तो आप जान जाइएगा कि दरअसल भारत के पूरे एग्रीकल्चर को ही उस मार्केट इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है जिसमें किसान कहीं नहीं आता है, मजदूर कहीं नहीं आता है। कोई भ्रम किसानों को नहीं रहना चाहिए और पंजाब के उन किसानों को भी नहीं रहना चाहिए जो ये मानकर चलते हैं कि वो रईस किसान है। उनको लेकर सरकार का नजरिया बहुत साफ है। वो किसान भी आने वाले वक्त में इंडस्ट्री लगा लें, एग्रो इंडस्ट्री लगा लें, एक्सपोर्ट करने लगें या जो कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो सिर्फ किसानी से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये कानून है ही नहीं और ये रिफॉर्म है ही नहीं। तो फिर उस दृष्टि में हम उनसे बात क्यों करें, जबकि प्राइमरी
तौर पर तो किसान ही सबसे पहले होता है। जो भी एग्रीकल्चर की कंपनी होगी, कुछ भी उठाएगी, लाभ करेगी, यहीं से ये बात शुरू होती है कि कुछ कंपनियों को अगर आप देखना शुरू करेंगे और उन कंपनियों के लाभ की परिस्थितियों को देखेंगे, तो जैसे आप जेके एग्रीकल्चर सेंचुरी एक काम करती है, इसका रेवेन्यू लगभग 192 करोड़ का, इसका मार्केट कैप लगभग 154 करोड़ का है। एचपीसी बायोसाइंस कंपनी है, इसका मार्केट कैप लगभग 414 करोड़ का है। रघुवंश एग्रो फार्म्स जो है, इसका रेवेन्यू लगभग 437 करोड़ का है, मार्केट कैप 238 करोड़ का है। कावेरी सीड कंपनी, सिर्फ सीड को लेकर ये कंपनी डेवलप हुई और इसका रेवेन्यू 808 करोड़ का है और इसका जो मार्केट कैप है ये 3,060 करोड़ का है। जो नाथ बायोजेम्स है, इसका रेवेन्यू 268 करोड़ का है और मार्केट कैप 678 करोड़ का है। गुडरिक्स ग्रुप, इसका रेवेन्यू 803 करोड़ का है, मार्केट कैप 446 करोड़ का है। इसका जिक्र हम आपसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे आप समझ पाएं कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियों को कितना लाभ होता है। उसमें एक नाम और हमको लेना चाहिए, बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसका रेवेन्यू लगभग 11,748 करोड़ का है और इसका मार्केट कैप 7,957 करोड़ का है। ये चाय के क्षेत्र में हो, कॉफ़ी के क्षेत्र में हो, प्लांटेशन के क्षेत्र में हो या बिस्कुट हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, हॉर्टिकल्चर हो, सबसे जुड़ी हुई है। ऐसी बड़ी तादाद में कंपनियां जो हम आपसे एक लकीर में बात कर रहे थे। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आ गया कि सरकार अगर इसे नहीं मानेगी तो किसान क्या करेगा, और सरकार अगर नहीं मानने की स्थिति में आ रही है धीरे धीरे, तो किसानों के पास ऑप्शन क्या रहेगा और 4 तारीख को अब उनको किन सवालों को उठाना चाहिए, यह भी एक सवाल होगा। तो उससे पहले हमको लगता है सिलसिलेवार तरीके से एक डाटा और आप देखिए, सिर्फ पंजाब का डाटा देखिए। पंजाब में आड़तियों की कमाई जो साल की है, जो सरकार बार बार कह रही है, उनकी कमाई एक साल में लगभग 1,500 करोड़ की है। जाहिर है सरकार इनको बिचौलिया कहती है, कमीशनखोर कहती है, गांवरानी भाषा में इनको आड़ती कहा जाता है। 1,500 करोड़, आप कहेंगे पंजाब में सिर्फ आड़तियों की कमाई 1,500 करोड़ की एक साल की, तो अब आप इसके नीचे आइए। फर्टिलाइजर जो बेचते हैं उन कंपनियों की कुल जो स्थिति है वो 15,000 करोड़ की है, जो सिर्फ खाद बेचते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े हुए हैं 1,000 करोड़ का है उनका सालाना बजट जो है। जो फार्म के इक्विपमेंट्स बेचते हैं वो 3,000 करोड़ का है। यानी जो मंडियां पूरे पंजाब में उनकी संख्या लगभग 1,850 है और इसमें जो मंडियों का टर्नओवर है, जो राज्य सरकार को भी जहां से मार्केट फीस और जो रूरल डेवलपमेंट फंड मिलता है, वो लगभग 3,500 करोड़ का है। यानी एक सिर्फ पंजाब को लीजिए तो वहां एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इकोनॉमी में सरलता से समझिए तो किसान अगर 100 जुड़ा हुआ है और उसको अगर 100 रुपए मिल रहे हैं, तो उस किसानी से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसमें फर्टिलाइजर है, ट्रांसपोर्ट है, फार्म इक्विपमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट करने वाली हैं, तमाम तरह की कंपनियां जो एग्रो से जुड़ती है, वो तमाम कंपनियां जो हैं, अगर वह कंपनियां वहां पर 100 किसान हैं तो वहां पर उनकी संख्या सिर्फ 10 है। लेकिन ये 100 किसान अगर 100 रुपए कमा पाते हैं तो ये 10 कंपनियों की कमाई लगभग 10,000 है। ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस को ही सरकार अपने रिफॉर्म का आधार बनाना चाहती है। वो पूरे तरीके से सारी चीजों को उनके हवाले करना चाहती है। ये बड़ी साफ लाइन है। ये पंजाब की एक छोटी सी स्थिति आपके सामने हमने रखी। अब यहां से सवाल होता है कि सरकार क्या वाकई ऐसी स्थिति में आ गई है जहां उसके हाथ पांव बंद रहे हैं? बिल्कुल। सरकार ने जो एमएसपी पर एफसीआई के जरिए अनाज को वो खरीदती है, धीरे धीरे उस पर बोझ बढ़ता जा रहा है। जो हमने अपने पिछले अंक में भी जिक्र किया था कि एफसीआई कैसे कर्ज में डूबती चली जा रही है और सरकार जो फूड सब्सिडी रिलीज करती है उसमें वो कर्ज का हिस्सा भी जोड़ दे रही है। खास तौर से जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से जो कर्ज एफसीआई उठाती है उसको भी जोड़ दे रही है। जैसे आप देखिए 2016-17 में 1,03,334 करोड़ रुपए फूड सब्सिडी सरकार ने रिलीज की। उसमें 25,000 रुपए कर्ज था एनएसएसएफ का। 2017-18 में 1,01,981 करोड़ रुपए, इसमें 40,000 रुपए कर्ज थे। 2018-19 में 1,40,000 फूड सब्सिडी थी, इसमें 70,000 यानी लगभग 50% कर्ज की स्थिति थी।
अब सवाल ये है, और 2019-20 में ये कर्ज की स्थिति और बढ़ गई है और यहाँ पर सब्सिडी दी गई 1,19,000 की, उसमें लगभग 90,000 रुपए जो हैं, 90,000, ये पूरा का पूरा 90,000 करोड़ रुपया, ये हर को करोड़ में कन्वर्ट कीजिएगा, जैसे 1 लाख करोड़ है तो उधर 25,000 करोड़ का चक्कर था। इसी तरीके से 19-20 आते आते 1,19,000 करोड़ रुपए फूड सब्सिडी रिलीज की गई, तो लोन जो था वो 90,000 करोड़ रुपया एफसीआई पर कर्ज था, सिर्फ एनएसएसएफ का, नेशनल स्मॉल स्पेकिंग फंड का, सेविंग फंड का। सवाल यह है कि सरकार अपने तौर पर एफसीआई को चलाने की स्थिति में नहीं है। सरकार अपने तौर पर अनाज को एमएसपी पे खरीद के गोडाउन्स में रखने की स्थिति में नहीं है। सरकार अपने तौर पर किसानों को एमएसपी की रकम को कानून में तब्दील करके उसी रकम पे अगर खरीदने का भरोसा और आश्वासन दे देती है तो इस देश में से कोई भी कॉरपोरेट किसानों के पास खरीद के लिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि जिस कीमत पे एमएसपी सरकार ने तय की है, आज की स्थिति यह है कि 1925 रुपए अगर गेहूं है, 1868 रुपए अगर चावल है, तो आप 10 साल पहले जब लौट जाइएगा, उस समय जो एमएसपी चावल और गेहूं की थी वही आज भी किसानों को खुले बाजार में बेचना पड़ता है। तो कॉरपोरेट इस लोभ में है कि उसको इतना मुनाफा मिलने वाला है कि एमएसपी जो तय हो रही है वह तो महंगाई दर से तय हो रही है और किसी भी सामान को उपजाने की लागत से तय हो रही है, लेकिन यहां तो उपजाने वाले बहुत सारे हैं, तो उनको क्यों नहीं अपने अनुकूल बना लिया जाएगा। तो लाभ का रेशियो बहुत जबरदस्त है, वो इतना ज्यादा है कि वो 10,000% भी आप कह सकते हैं, इस हद तक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से उनको लाभ मिल जाता है। यह एक दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जब आप पूरी तरीके से पूरे एग्रीकल्चर को पूंजी में कन्वर्ट कर देंगे, और इस बात का जिक्र सरकार करना बार बार चाह रही है कि इस देश में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी क्या कीमत होगी, उस पे उपजने वाले अनाज की क्या कीमत होगी, उस पे जो हम सब्सिडी देते हैं उसकी रकम क्या होगी, और उस सब्सिडी को अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए आपके पास सीधे अकाउंट में तो क्यों नहीं आप इसमें ही खुश हो जाएंगे। लेकिन यहीं से अगला सवाल शुरू होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो प्राइवेट गोडाउंस हैं, जो प्राइवेट तरीके से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, जो सारी प्राइवेट सेक्टर जिस भी लिहाज से, चाहे वो ट्रैक्टर की कीमत होगी, चाहे आने वाले वक्त में बोरवेल की कीमत होगी, चाहे जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे, चाहे वो बीज यूज़ करेंगे या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ों की कीमतें उस कॉरपोरेट के हिसाब से बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो आप उसको ले नहीं पाएंगे। आप जिस भी कॉरपोरेट के साथ समझौता करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो कहेगा कि ये टेक्नोलॉजी लीजिए और इसको आप उपजाइए। आप जब उस टेक्नोलॉजी को लेकर उपजाना शुरू करेंगे तो आप उस पर आश्रित होना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी स्थिति नाजुक होती चली जाएगी। आज की भी तारीख में ट्रैक्टर के टायर तक पर तो जीएसटी लगता है, तो किसान कहां से क्या खरीदे और क्या करे। ट्रैक्टर भी वो उधारी पर लेकर आता है या किराए पर लेकर आता है, तब वह अपने यहां चला पाता है। अन्यथा अभी भी भारत में छोटे जगहों पर चले जाइए, वहां पर बैल ही काम करते हैं, हल जोता जाता है। कई जगहों पर आज भी खबर आती है कि किसान खुद ही हल को अपने कांधे पर रख के, पूरा परिवार लगा हुआ है, जो तब सरकार को रहम आती है, तस्वीर छपती है, तब सरकार समझ पाती है अच्छा स्थिति इतनी नाजुक है क्या। यानी जो शुरुआत में पहला दिन था वही आज का दिन है। ये साल बीतने को आ रहा है, लेकिन एमएसपी पर सरकार कोई कानून बनाने वाली नहीं है। इन 3 कानूनों को लेकर वह सिर्फ और सिर्फ नापना चाह रही है किसान को, कि किसानों के भीतर की उस शक्ति को समझना चाह रही है कि यह अपने पेट और अपने पैसे को लेकर कितने दिन तक टिक सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या सरकार सिर्फ कहने के लिए किसानों की है? भारत क्या सिर्फ कहने के लिए कृषि प्रधान देश है? भारत में क्या सिर्फ कहने के लिए 60% जो किसान पर या खेती पर निर्भर जनसंख्या है उसको सरकार अपने उस पैसे पर आश्रित करना चाहती है, जो बार बार कहती है कि हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र आपको कर देंगे और आपका अकाउंट हमने खुलवा दिया है। यही स्थिति सरकार के लिए अनुकूल है। और जो कैश क्रॉप उपजाते हैं उनके लिए सरकार कह रही है अभी तो आपको मिल ही रहा है ना पैसा, फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और कैश क्रॉप वाले भी सोच रहे हैं कि शायद हमको तो पैसा मिल ही रहा है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी तोड़ा जाएगा और आने वाले वक्त में छोटे और सीमांत किसानों को भी तोड़ा जाएगा। यह भी एक फैक्ट है। सरकार उस दिशा में आज की मीटिंग के साथ यह संकेत उभर कर आ चुके हैं। कानूनों पर बात नहीं, एमएसपी पर बात नहीं, दाएं बाएं की सारी बात, और लेकिन इन सब के बीच आखिरी बात
उन देश के तमाम किसानों को भी सोचना है और इस देश में रहने वाले नागरिकों को भी सोचना है। यह देश अपने आत्मनिर्भरता पर तभी टिकेगा जब यहाँ की ज़मीन पर काम करने वाला किसान मजदूर 2 जून की रोटी से पेट भर पाएगा और स्वाभिमान के साथ रह पाएगा। अन्यथा सरकार की गुलामी कर लीजिए, सरकार किसी और की गुलामी कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।